पौने 2 बज रहे हैं, तो आपको गुड मॉर्निंग ही कहना पड़ेगा। सो मित्रों कुछ अपडेट्स हैं इस समय पर जो मौजूद हैं इस समय अमेरिका से आ रहे हैं। और आपने आज सारा दिन सुना होगा, पाकिस्तान से ही बहुत शोर आ रहा था। पाकिस्तान से शोर ये आ रहा था कि जनाब अचानक पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक रेलेवेंस बढ़ गई है और पाकिस्तान जो है वो बड़ी डेफ्ट किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है और अमेरिका और ईरान के बीच में तमाम जो गुप्त किस्म की बातचीत चल रही है इस समय पर। और बहुत जल्द जो है अगले हफ्ते के में कभी भी इस समय वो बता रहे हैं कि साहब अमेरिका से स्टीव बिटकॉफ आ रहे हैं, जेरेड कुशनर आ रहे हैं और इस्लामाबाद में मुलाकातें होने जा रही हैं। ईरान के लोग जो है वो बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देखो जी, इज़राइल ने जीएस कुमार भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो और वो क्या कह रहे हैं कि जी इज़राइल जो है उसने भारत को रिजेक्ट कर दिया है और उसकी जगह उसने पाकिस्तान को चुन लिया है। आप इस तरह की कहानियाँ आज दिन में सुनते रहे होंगे। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूँ, अब ये सब कन्फर्म हो रहा है कि ये सब का सब दरअसल वही निकला जो मैं आपको बता रहा था, झूठ का पुलिंदा और कुछ भी नहीं। सब का सब झूठ निकला क्योंकि पहली बात आपको हँसा देते हैं। पहले कॉमिक बातें सुन लीजिए और जब डोनाल्ड ट्रंप ज़िंदा हो आपको किसी जोकर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आपको से जोक मार-मार के ऐसे घटिया जी महाराज भाई हेलो कैसे हैं? सो उन्होंने आपको ये कहानियाँ सुनानी होती हैं। तो आज उन्होंने क्या कहा है? पहली बात उन्होंने ये बताई है पूरी दुनिया को कि ये बताने के लिए कि ये हमारे जो कि कौन कंट्रोल में है, इस लड़ाई की कौन कंट्रोल में है, इसके लिए ईरान ने ट्रंप को कोई गिफ्ट भेजा है। और बोले वो गिफ्ट ऐसा है कि वो कुछ तेल और गैस से रिलेटेड है, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं कि वो गिफ्ट क्या है। ये ट्रंप ये ट्रंप को ये इस तरह के मज़ाक सिर्फ़ ट्रंप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं बताऊँगा नहीं कि उन्होंने क्या गिफ्ट दिया है, लेकिन मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया है। और वो गिफ्ट आज मुझे रिसीव हो चुका है। और ये गिफ्ट जो है 10 क्लॉक जी महाराज मैंने देखा कुछ वहाँ कमेंट आपके आए हुए हैं। सो ये है किस्सा। तो अब आप इस आदमी का क्या कहेंगे? अच्छा नंबर 1 दूसरी बात क्या हुई है, एक ऐसे दिन अच्छा फिर वो साथ में क्या कह रहे हैं कि दरअसल ये लड़ाई हम जीत चुके हैं, ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ़ फेक न्यूज़ की वज़ह से चल रही है। ये जो तमाम लड़ाई चल रही है ये फेक न्यूज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये लड़ाई हम जीत चुके हैं। साथ ही वो बता रहे हैं आपको एक ऐसे दिन में यानी कि मैं आज की बता रहा हूँ, अब से डेढ़ घंटा पहले तेल अवीव में ज़बरदस्त बम धमाके सुने जा रहे हैं, जो इज़राइल के मारे हुए हैं। तो इज़राइल के जो वहाँ किए जा रहे हैं बम धमा सॉरी ईरान के आई एम सॉरी, एब्सोल्यूटली सॉरी। तो इज़राइल यानी तेल अवीव में धमाके हो रहे हैं और वो धमाके कौन कर रहा है? अपैरेंटली ईरान कर रहा है वहाँ पे, राइट? और ऐसे दिन में हमारे ट्रम्प भैया कह रहे हैं कि लड़ाई तो हम जीत चुके हैं और सारी की सारी जो लड़ाई है, वो तो फेक न्यूज़ है। कोई कोई इस समय लड़ाई हो ही नहीं रही, उनका ये कहना है। मगर एट द सेम टाइम वहाँ बम धमाके लगातार चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको क्या कहूँ, कह रहे हैं जो एग्ज़ैक्ट कोट है ट्रंप का अगर मैं बताऊँ, वो कह रहे हैं, "दिस वॉर हैज़ बीन वॉन। द ओनली वन दैट लाइक्स टू कीप दिस वॉर गोइंग इज़ फेक न्यूज़ एंड नथिंग एल्स।" ये फेक न्यूज़ है उनके लिए। मैं आपको मैं क्या बताऊँ, ये देखिए ज़रा। I think we're going to end it. I can't tell you for sure. Um, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing. तो वो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली कोई उनकी नेवी नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हम पूरी तेहरान में जहाँ मर्ज़ी हमारा दिल आता है हम घूम रहे हैं, तो हमें क्या है इसका? फिर तो लड़ाई तो हम जीत ही चुके हैं। अगर आप लड़ाई जीत चुके हैं महाराज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों बंद है? फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों बंद है? और आप अभी तक अच्छा बाय द वे इस बीच में जो आपको मैं इस्लामाबाद वाला किस्सा सुना रहा था, उसमें भी बड़े कमाल की डेवलपमेंट है। जो स्टीव बिटकॉफ के आने की बात थी, जो जेरेड कुशनर के आने की बात थी, वो सब की सब फेक न्यूज़ निकली है।
कोई नहीं आ रहा है। अब बल्कि ये कह रहे हैं हमारे ट्रम्प भैया कि नहीं-नहीं वो तो अच्छा और जो रियलिटी पता लगी वो ये है कि ये सच है कि इशाक डार का जो ऑफ़िस है, वो कहीं तेहरान फ़ोन कर रहा है तो अमेरिका फ़ोन कर रहा है, तेहरान फ़ोन कर रहा है, अमेरिका फ़ोन कर रहा है। लेकिन ईरान से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ईरान उनको कुछ नहीं कह रहा है। ईरान ने कहीं उनसे ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये क्या है? In fact, the good part of Iran is कि if you win, then why are you telling the whole world to open? Exactly महाराज भाई, बिल्कुल ठीक बात है। यही यही मेरा आपको सवाल है ना कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर क्यों बंद है? और इस सारे के बीच में महाराज भाई, इस सारे के बीच में जबकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को चुन लिया गया है सारी बातचीत के लिए और पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका की बातचीत करवा रहा है। ट्रम्प फ़ोन किसको कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर रहे हैं। डिस्कस क्या कर रहे हैं जनाब? वेस्ट एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया क्राइसिस। जब सब कुछ तय हो गया, आप लड़ाई जीत गए, ईरान हार गया, आप तेहरान में घूम रहे हैं, कोई आपको वहाँ बोलने वाला नहीं है, तो फिर ये किस्सा क्या है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मित्रों, ये बंदा झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा है और ये जो कुछ कर रहा है, इसके पीछे साजिश है। सिर्फ़ और सिर्फ़ साजिश है। मैं आपको बताता हूँ क्या साजिश है? सुनने में ये आ रहा है कि जो कतर में ईरान ने बम ब्लास्ट मारे थे, जो मिसाइलें मारी थीं, जो इनके एयर बेसेस पे, जहाँ पर इनके जो मरीन्स थे या जो इनके आर्मी के लोग रह रहे थे वहाँ पर, उस कंपाउंड में जो मिसाइलें गिरी थीं, बताया जा रहा है कि वहाँ बहुत लोग मरे हैं। हुँ? बहुत सारे लोग मरे हैं और इन्होंने किसी को बताया नहीं है, बॉडी बैग्स वहाँ से नहीं गए हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है? अब चूँकि ये दिखाया जाना है कि भई वो लाशें कहाँ गईं, बंदे कहाँ गए, मरे या नहीं मरे, कन्फर्म तो करो। कहीं न कहीं तो ब बताना पड़ेगा ना लोगों को। तो ये जो आप 2000 ढाई हज़ार मरीन्स देख रहे हैं जिनको भेजने की तैयारी हो रही है, माना ये जा रहा है और मैं आपको अभी सुनवाने जा रहा हूँ वो क्लिप। मैं आपको अभी आपको क्लिप सुनाता हूँ। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, इनफैक्ट जूलिया रॉकनिफार्ड इनका नाम है। ये लॉ एंड गवर्नेंस की सीनियर लेक्चरर हैं, जो बता ये रही हैं कि जनाब वहाँ पर जो ये भेजे जा रहे हैं मरीन, उसके पीछे कहानी ये है कि वहाँ कुछ लोग मारे जाएँगे, उन्हीं में ये नाम जो कुवैत में मारे गए हैं, इनके नाम ऐड कर दिए कतर में सॉरी, जो कतर में मारे गए हैं, इनके नाम ऐड कर दिए जाएँगे और ऐड करके लो जी, ये सारे के सारे खत्म हो गए। आई एम सॉरी, अब तो ये गए काम से। लड़ाई में मारे गए। जो कॉम्बैट हो रहा था यहाँ पर ईरान में, उस कॉम्बैट में मारे गए हैं। ये नहीं बताया जाएगा कि ईरानी मिसाइलों ने उनको वहाँ ठोक दिया है। मैं आपको उनकी क्लिप सुनाता हूँ एग्ज़ैक्टली और फिर हम इस पे और बात कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड और मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूँ, ज़रा सी देखिए कि आपको क्या फैक्ट्स नज़र आते हैं। आई एम श्योर कि आपको आवाज़ें आएँगी। जस्ट लिसन टू मी। victims, what the death toll of this current war with Iran is. And that would be actually how, no matter how cynically it sounds, and I understand that, but that would be a good opportunity to declare that those Marines, those military troops, they actually died in the course of this ground operation, which was a failure since the start, if he is going to go through with it. But that would be at least, that would provide an explanation of why, how those Marines, those military staff died, because we know the death toll is much more than it's been declared by the United States, and it starts leaking out. You can see it in the social media and various channels. And this ground operation could be actually a justification of why they died, why the death was necessary. But I think even that would be highly criticized. But सो आप समझ रहे हैं, ये जो कहानी है ये दरअसल वहां जा रही है। ये झूठ जो इनका है, जो इन्होंने अब तक वो लाशों के बारे में नहीं बताया है, उन डेथ्स के बारे में नहीं बताया है जो अमेरिकन मारे गए हैं, उस डेथ टॉल को दिखाने के लिए ये ग्राउंड ऑपरेशन किए जाएंगे जिनमें उनको मरा हुआ दिखा दिया जाएगा। दैट इज द गेम दैट डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग। दैट्स द गेम दे आर प्लेइंग। ये जो पाकिस्तान वाला सारा किस्सा है, ये यूं ही चलता रहेगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों में सब कुछ निकलने वाला नहीं है। हाँ, एज आई सेड, ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए कभी अमेरिका फ़ोन कर रहे हैं, कभी यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, बट उससे निकलने वाला कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि स्टीव विटकॉफ के आने की बात हो रही है। कहीं ये कहा जा रहा है कि
Yes, Steve, I don't know what you said was right, but if you say you're right, you must be right. So what I'm saying is that ये जो सारे का सारा जो गेम चला है इसमें इस बीच में ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है कि टाइम बाय किया जाए। मैं एक और फैक्ट आपको बताता हूँ। ये जो 5 दिन का बात कही गई है कि 5 दिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बमबारी नहीं की जाएगी। आपने सोचा है एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये एग्ज़ैक्टली वो 5 दिन हैं ये वो 5 दिन हैं जो मरीन्स को यूएस से यहाँ भेजने में वक़्त लगने वाला है। तो इसलिए उन 5 दिनों को रोका गया है ताकि और कोई डैमेज ना हो और उन मरीन्स को जो ग्राउंड ट्रूप्स यहाँ भेजी जा रही हैं, वो ट्रूप्स यहाँ पे पहुँच पाएँ। दैट इज़ द गेम व्हिच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये सब कुछ बिल्कुल हवा में नहीं हो रहा है, ये बड़े प्लान तरीके से हो रहा है। ये इसके पर्पसेस हैं जो किए जा रहे हैं। येस, दे आर क्रिएटिंग एन एलिबाई। ये झूठ का एक पुलिंदा खड़ा कर रहे हैं जिसके पर्दे के पीछे ये धोखा, यू सी, बैकस्टैबिंग करना, धोखा देना, ये सारे ट्रंप के गुण हैं भाई। आपको समझना चाहिए, ये ट्रंप के गुण हैं। दिस इज़ हाउ ही बिहेव्स एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ। सो ये है किस्सा। जैसे ही मैंने आपको कहा कि ये मैंने आपको क्लिप दिखाई जो थी जूलिया रॉकफोर्ड की, तो ये इसीलिए कि भाई ये भी एक पक्ष है सारी बात का। वॉर जैसे मैंने कहा ट्रंप आज अनाउंस कर चुके हैं कि हम जीत चुके हैं, यू नो, एंड द रिजीम हैज बीन चेंज। देखिए जरा सुनिए, अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, वी हैव रियली रिजीम चेंज्ड। देन ही सेज कि this is a change in the regime because the leaders the leaders we are dealing with are very different than the leaders that we started off with because हमने बम मार के उनको मार दिया। जब पहले दिन आपने उनके 40 लीडर उड़ा दिए, सो भाई वो कह रहे हैं कि नहीं, Steve, you are right. Steve, regime change is a dream. Of course, it's a dream. But remember, if you want to believe in your dream, you can just believe that that your dream is succeed. You have already created your dream in reality, and that's what Trump is doing. He says when we started the war, the people that we were dealing with were different, and now the people are very different, so the regime has been changed. अब देखिए ना, those who want to have rationalization of anything and are hell bent on it can give you rationale of anything. Even a rape can be justified. And that's exactly what he is doing. He is justifying what has never occurred. So he says the regime change has already taken place. And this is Trump for you. As our friend, Michael Kugelman says, it's a Trumpy Trump. So the Trump is Trumpy. He's playing his games, nothing else. So what he is saying, these are not the leaders that we started talking with, so the game is changed. Okay, the fake news that I'm talking about is this, that the Steve Witkoff and Jared Kushner are flying to Pakistan. No, sir, they are not flying. They are not flying. And they were supposed to negotiate some secret deal with Iran in Islamabad. No way, it's not happening. It's a total lie, and US is basically desperately trying to portray a peace process that simply does not exist. The peace process does not exist. They are simply talking about it. So you can have a blah blah about anything, but fact is that it does not exist. Now the next thing, it says President Trump has announced that Iran's leaders have sent him a present, a part of proving who really is in control. And then he says the present related to oil and gas has arrived today with a tremendous amount of money. Acha. No amount is mentioned, just having, all right. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money, he says. And then he says, and I'm not going to tell you what that present is, but it was very significant price. Okay. Then he says, they gave it to us and they said they were going to give it, so that means one thing to me: we deal with the right people. Okay.
No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is we are dealing with the right people. लो इतनी सारी बातें इसमें whatever you can make out of it, your choice. But frankly, to me, it was a big zero. It means nothing. It has no relevance. So, Maharaj Bhai, what do I think about Saudi? Means what? What do you want to know about it? America does not want any harm to Iran. Arabs buy weapons from America because of fear of it. So, Rajkumar ji, बिल्कुल ठीक बात है. Saudi Arabia already gave airbase to you. Why only Saudi Arabia, bhai? Why only Saudi Arabia, Steve? Each one of them has given air bases. Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, who is not giving their bases? The question is, in fact, now the information is also coming that Saudi Arabia has been pushing Trump to actually launch ground attacks so that this place, Iran, is decimated. This was what they're looking for. My problem is, if America is not saving their missiles, or not giving them air defense to Saudi, and if Iran fires on their water desalination points, plants, what is going to happen? What is going to happen? How are Saudis going to survive? Do they even know? I mean, it's very well known. The stocks of water that they have is only for 1 week. So if the plant is gone, everything is gone. The life is gone out of Gulf countries. And if you're pushing Iran to that corner, what do you suppose? What are they supposed to do? They'll do anything that can help them survive, and that's what they're going to do. So what is happening is pretty rational. It is in front of us. ये हम सबको नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है. सवाल ये है कि जो relevant लोग हैं, are they going to listen and learn? I'm not very sure. So you can see. Okay. Now there is a stunning new polling, which is revealing that Donald Trump is losing the support of men across the country at very historic pace. And I don't know. Let me just play it for you. Maybe you can hear it for yourself instead of me telling you. Donald Trump and Republicans won in 2024 because of support from male voters. The only way they can win, given the gender gap in this country, is support from male voters. And male voters are abandoning Donald Trump. Take a look here. This gives the game away. Okay, Trump's standing with men. In November of 2024, he beat Kamala Harris among them by 13 points. Look at where he is now on his net approval rating. Down he goes. It's a 20-point shift away from Donald Trump. He is now 7 points underwater at this particular point among men. I think it is very difficult for Republicans to do well in this midterm cycle if Donald Trump is underwater with men. As my uncle once wrote, where the boys are, where the men are, they are underwater when it comes to Donald Trump. Okay, so that's overall men, but what about young men who were really influential? Yes, young men. Of course, there was a massive shift to Donald Trump from 2020 to Steve. 2024 among young men. Steve, you're asking, what is? Brother, can you tell me what is Samson option? Oh, okay. Sure. I'll tell you what is Samson option, my friend. Let me just close the laptop. Yeah. See, hota kya hai? In general, it is an Israeli policy, which is a last resort policy. That's a last resort in terms of nuclear strategy. What it means, fundamentally, what it means is it's a deterrence and a massive retaliation doctrine. Basically, it's a massive retaliation doctrine. In case Israel has this feeling, or Israel realizes that as a state it is difficult for it to exist anymore, and that it is at the verge of defeat in a conventional war, then it reserves the option to attack the other country or enemy with a massive nuclear strike. This is what the Samson option. Basically, it comes from the Bible character Samson. So the Samson option is basically based on the name Samson from Bible. And what is the character of Samson? Samson had destroyed
the Palestinian temples, and had killed its enemies. That is why it is called Samson option. You know, uh, basically, idea is if I am dying, I'll take everything along with me and kill everybody along with me. That is what Samson option is all about. So that's just for your information. Uh, Oh, Steve, most welcome, brother. I mean, that you trusted me to ask a question, that's good of you. I mean, that's it. So, दोस्तों, मैं आपको अब बता रहा था बेसिकली ट्रम्प भैया के बारे में. So let's talk about it further. What Trump is doing about it. हाँ. So what says कि if I want, for example, ये जो ईरान में प्लांट की बात हो रही थी कि ईरान का जो एनर्जी प्लांट है उसको ये अमेरिका गिरा देगा एंड ऑल दैट. अब वो देखो बेशर्मी से वो क्या कहता है, वो कहता है कि इफ आई वांट टू टेक डाउन प्लांट, अगर मुझे वो प्लांट लेना है तो ये खुला पड़ा है भाई, कौन रोक लेगा मुझे, मैं उस प्लांट को कभी भी गिरा सकता हूँ जो एनर्जी प्लांट है ईरान का. सवाल ये तो है ही नहीं कि आप गिरा सकते हैं या नहीं, आपको सोचना ये है जो ईरान ने कहा है. ईरान ने क्या कहा है कि भैया आप गिरा सकते हैं, आपके हवाई जहाज हैं, हमारे पास फोर्स नहीं है, so you can shoot it down. Wonderful. Question is, what is it that Iran going to do? What is it that Iran is going to do? ईरान कह रहा है कि बदले में सारी गल्फ कंट्रीज के जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं हम सारे उड़ा देंगे. तो ट्रंप भैया जो बड़े खुश हो रहे हैं, आई कैन डू इट, माई मिलिट्री. तो क्वेश्चन इज, their military has this capacity, you have this capacity, Iran's military has this capacity, and they'll do that, they will exercise that option. एंड उसके बाद में आपका क्या होगा, या आपके इन दोस्तों को क्या होगा जिन्होंने आपको बेसिस दिए हैं, वो आप जानिए. सवाल ये है कि जब कभी वहां पर ये दिक्कत आएगी तो क्या जो अमेरिकन फोर्सेस वहां बैठी हैं उनको प्यास नहीं लगेगी क्या? उनका पानी कहां से आएगा? एंड बाय द वे, अभी तो कोई ये भी नहीं जानता है कि वो 45% जो वो 45% यूरेनियम जो बेसिकली इन्होंने एनरिच कर लिया था 60% प्लस पे, आज की तारीख में वो कहाँ है वो कोई नहीं जानता. ये तय है कि वो ईरान में है, मगर ईरान में कहाँ है कोई नहीं जानता है. जो अब मैंने आपको बताया कि जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जो न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट्स थे ईरान के, उन्होंने अब एक जगह नहीं रखे हुए, उन्होंने पूरी कंट्री में फैला दिए हैं, पूरी कंट्री में फैला दिए हैं. तो आप कहाँ पे बम करोगे, कौन सी जगह पर वो यूरेनियम जो है एनरिच किया जा रहा है फर्दर, ये कोई नहीं जानता है. एंड कौन जानता है कि मान लीजिए कि वो 90% तक ना भी एनरिच कर पाए, ये भी मान लीजिए कि दे कैन नॉट go to that level, they maybe cannot make that kind of sophisticated bomb that America can make. Maybe they can make halfway a crooked, a crude bomb, a crude nuclear bomb. Now what if they create a radiation in these countries? What happens then? The missiles can go there, right? If they send even a half-baked nuclear bomb to any of these countries, what happens then? Friends, I seriously believe this war is still going on. This is not going anywhere. यार महाराज भाई, मैं पामिस्ट तो नहीं हूं, ना ही मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, so I cannot tell you the future of Saudi Arabia. What I can tell you is कि if it keeps on going, yeah, you call it dirty bomb, you call it whatever, you can name it the way you want it, how does it matter? So for you it's dirty bomb, I'll call it a crude bomb, and by the way, it's not boom, it's a bomb. So let's not get into the nomenclature of it. Okay, so what I'm trying to tell you is Saudi's future depends on the fact what Saudis decide for themselves. If they keep on playing these kind of dirty games that they're playing basically, and taking support of US सिर्फ इसलिए कि हमको इनको डिस्ट्रॉय करना है ईरान को, या वहां पंगे लेने हैं, तो भाई आपको बदले में कोई रोज तो देगा नहीं, कोई गुलाब तो देगा नहीं, बदले में वो भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो. इनफैक्ट अगर कभी आप गौर से देखिए तो ये जो तमाम खेल खिलाड़ी के शुरू हुए हैं ईरान में, जो कुछ सब कुछ हो रहा है, मैंने उस दिन किसी और को भी बात कर रहा था अपने लाइव शो में भी कि दोस्तों जरा सोचो,
अच्छी खासी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो ईरान में काम कर रही थी 1953 तक, उसको आखिर कैसे गिराया गया? इन्हीं लोगों के रिजीम चेंज का फैशन था ना वो। यही MI6, यही CIA, that they got together to basically dismantle that government, throw that government out, और फिर ये लाकर बिठाया, वो शाह जी को उन्होंने बिठाया, जो शाह ला के बिठाया था उन्होंने, एंड देन ही रूल टिल 79, जब इस्लामिक हुआ है सारा। बेसिकली दोज आर नॉट पीपल्स, दैट पर्सन शाह वाज नॉट बेसिकली पीपल्स चॉइस, so they created an image of him, did whatever they did, and आपके सामने है रिजल्ट। so if you do not allow people to make their choices, how do things go forward? लोगों ने अल्टीमेटली वो करना ही है जो उनको अच्छा लगता है, एंड इट इज देयर राइट टू बेसिकली have the kind of government that they want, irrespective of other countries like it or don't like it. It really doesn't matter. हेलो अभी कैसे हैं? सो दिस इज व्हाट आई मीन। ये जो कुछ खेल खेला गया है, इसके पीछे भी यही रिजीम चेंज की पॉलिसी थी। आज इनको ये नहीं सूट कर रहा है, एक बार फिर से रिजीम चेंज की पॉलिसी आ रही है, एंड देखा जाए तो दिस हैज़ नो एंड। ये सब कुछ यूं ही चलता रहेगा अगर आप लोग ये समझिए कि इस रिजीम चेंज के खेल से बाहर नहीं निकलेंगे। बट व्हाई शुड एनी कंट्री डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट अदर कंट्रीज शुड हैव? डेमोक्रेसी के मायने आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, मेरी कंट्री की जरूरत कुछ और है जिसके लिए मैं डेमोक्रेसी को शेप या रीशेप कर रहा हूं। आपकी अपनी जरूरत है, अपने लिए कर रहे हैं। आई डोंट लाइक द अमेरिकन डेमोक्रेसी वन बिट। फॉर मी माई काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज गुड इनफ। जी सागर भाई, सो ये सारे का सारा खेल जो है वो अपनी समझ से बाहर है कि भाई ये क्यों इंसिस्ट करते हैं कि कहां पर किस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कहां पर किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। और फिर अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने कंफर्म कर दिया है, अब ये कह रहे हैं, आज ट्रंप कह रहा है कि भाई हमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने से मना कर दिया। भाई वो तो उन्होंने जिनेवा में मना कर दिया था। तुम्हारा स्टीव विटकॉफ और तुम्हारा दामाद जेरेड कुशनर अगर उसने झूठ बोलने की ठान ली है तो उसमें दुनिया क्या करे, ईरान क्या करे? पर मना तो उन्होंने जेनेवा में ही कर दिया था कि हमको नहीं बनाना है। सो आई रियली डोंट नो, डू यू नो दोस्तों कि बाकायदा इसके बम बनाने के ऊपर ये जो खमेनी है, जो मर गया, जिसको मार दिया इन्होंने, खमेनी का फतवा मौजूद है दैट वी विल नॉट मेक अ न्यूक्लियर बम। इनको क्या मतलब, इनको इट्स वेरी, हाँ। और ये ट्रंप, बाय द वे, आपको अगर याद हो पिछले साल, अभी 2025 का अक्टूबर का महीना अगर याद हो, तो क्या कहा था इसने कहा था, आई डोंट थिंक वी आर नेसेसरली गोइंग टू आस्क फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ये बेसिकली जो कांग्रेस से इनको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर लेनी पड़ती है अमेरिकन कांग्रेस से, तो वो कह रहा है कि आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू नेसेसरली आस्क फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, आई थिंक वी आर जस्ट गोना किल पीपल। ट्रंप कह रहा है अक्टूबर 2025 में, आई थिंक वी आर जस्ट गोना किल पीपल, वी आर गोइंग टू किल देम, दे आर गोइंग टू बी लाइक डेड। मैं, अगर आपको यकीन ना हो, 10 सेकंड का क्लिप है, मैं आपको सुना भी देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रंप भैया क्या कर रहे हैं, बल्कि दिखा भी देता हूँ, जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। No, we will go. You will go. And We it would be will go. We're difficult gonna for them to go. object. I don't see any loss in going. No reason not to. They'll always complain, oh, we should have gone. So we're going to definitely, I'd like to just say, let's go. We'll go. We're going to tell them what we're going to do, and I think they're going to probably like it, except for the radical left lunatics. And Mr. President, if you are declaring war against these cartels and Congress is likely to approve of that process, why not just ask for a declaration of war? Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. They're going to be like... So, ये बात हो रही है वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में। This is how it is. We're just going to kill people. We don't need to have Congress on board. So, ये है डेमोक्रेसी अमेरिका की। If you give so much of power to the president without any kind of checks and balances, this is what happens.
मित्रों ये खैर ये मैं कहना भूल गया सागर कि दोस्तों आप में से जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिएगा। विल कीप टॉकिंग अबाउट इट। अक्सर मैं आता हूँ और देर रात में तो आपसे बात हो जाती है एंड आई क्वाइट लाइक एंड एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू यू एंड इंटरैक्टिंग विद यू एट दिस आवर। लेट नाइट में मज़ा ही कुछ और होता है बात करने का, कम से कम सब जो जिनके पास वक़्त होता है वही यहाँ इस समय पे मौजूद होते हैं एंड देयर इज़ नॉट मच हैपनिंग, सो वी कैन टॉक अबाउट multiple things. All right. So let me just check out what remains. अब एक तरफ देखिए कि ट्रंप भैया ने कल सबसे क्या कहा है कि भाई मेरी मदद कीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में। कल तक ये कह रहे हैं और अब आज क्या कह रहे हैं, मैं तो लड़ाई जीत चुका हूँ और मैं सारे तेहरान में घूम रहा हूँ, मेरे जहाज घूम रहे हैं वहाँ पे, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सो बताइए कि मैं लड़ाई जीत गया या नहीं जीत गया? मैं तो लड़ाई जीत गया, ये कहना है ट्रंप बाबू का। तो सर ट्रंप will Trump dare to enter Cuba after coming out of this war? Well, वो तो ऑलरेडी कह रहा है, वो तो ऑलरेडी अभी 4 दिन पहले कह चुका है कि मैं अब नेक्स्ट टारगेट मेरा क्यूबा है। इसी अल्टीमेटली बेचारे मार्को रूबियो को तो कुछ देना ही है ना। बट अभी पेंटागन के एक अधिकारी एल्ब्रेज कॉल्बी आई थिंक आ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, आने वाले हैं। आई थिंक एल्ब्रेज कॉल्बी इस महीने के आखिर में आने वाले हैं, तो वो आ रहे हैं भैया भारत और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना। तो अब आप मुझे समझाइए कि इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहे वो? उनको तो इस्लामाबाद जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इनके लिए सारा ये गेम चल रहा है, जो जो इनकी राम कहानी चल रही है वो तो अमेरिका को की वहीं चल रही है ना। तो करो, जाओ वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ उनको। हाँ, एल्ब्रिज कॉल्बी ये है अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी, और ये आ रहे हैं मार्च के आखिर में। 23-24 तारीख को अनाउंस किया गया है और कि इस मंथ के आखिर में यानी मार्च के आखिर में वो दिल्ली पहुंच रहे थे। एग्जैक्ट तारीख अभी उनके आने की तय नहीं हुई है। तो एजेंडा उनका ये है जो आ रहे हैं कि ट्रंप और मोदी की फरवरी 2025 में मीटिंग में जो तय किया गया जो डिफेंस के गोल्स थे उनको आगे बढ़ाना है उन्होंने। एंड देन 10 साल का एक नया जो अमेरिका और इंडिया का डिफेंस फ्रेमवर्क तैयार हुआ है उसको ऑपरेशनल बनाना है, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और को प्रोडक्शन वगैरह को लेकर आना है। अब बताइए मुझे, ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका के साथ में, हमारे कमर चीमा क्या कह रहे हैं? भारत को ट्रंप ने अलग कर दिया है, भारत से ट्रंप ने सारी कोऑपरेशन वापस ले ली है। और ये क्या हो रहा है इस महीने के आखिर में 4 दिन बाद? ये हो रहा है जनाब, लीजिए क्या हो रहा है। मैं दोबारा बताता हूँ, कहीं गलती में सुन रहे हो भाई साहब तो सुन लीजिएगा। 10 साल के नए अमेरिका इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क को ऑपरेशनलाइज करना है, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करनी है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और को प्रोडक्शन को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। ईरान युद्ध यानी ये जो चल रहा है ईरान युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इसको खुलवाने के लिए और इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी पर बात करना है, इसके लिए आ रहे हैं। मुझे बताइए इसमें आपको कहाँ इशारा मिल रहा है कि लड़ाई खत्म हो रही है? और अगर नहीं खत्म हो रही है तो ये तमाशा जो इस्लामाबाद का लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है? बेसिकली टाइम बाय किया जा रहा है। इन 5 दिनों में तमाम तरह के ड्रामे किए जाएंगे ताकि किसी तरह से उन मरीन्स को जिनको यहाँ भेजा जाना है भेजा जा सके। दिस इज एग्जैक्टली द टाइम दैट दे नीड फॉर देम टू अराइव हियर। ये हो रहा है। वो तो यार उनके उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है ही। जी वो तो तय है कि मोदी जी को जाना है, मगर ये बात देखिए, ये एक तो यूट्यूबर्स जो होते हैं ना बड़ी अजीब-अजीब बातें करने लग जाते हैं। मोदी जी को इस साल में जाना है। इट डज़न्ट मीन मोदी जी तुरंत भाग रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी कोई तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन इस साल मोदी जी को रशिया जाना है, ये तय है। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो उसको इससे ज़्यादा उसपे पढ़ाई करनी बेकार है। तो और ये मैंने बता दिया, अब स्टीव भाई हमारे जो पूछ रहे थे, उनको मैंने बता दिया उसका। अच्छा, उनको बतानी बात रह गई, वो ये भी थी उसमें एक पॉइंट जो था कि ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो मुल्क है, जो ईरान जो इस पे आई डोंट नो स्टीव भाई आप वहाँ हैं या नहीं हैं कि अगर सामने वाला मुल्क न्यूक्लियर मुल्क नहीं भी है, तो भी इज़राइल जो है वो राइट रिज़र्व करता है उस पर न्यूक्लियर हमला करने का।
तो ये उस सैमसन थ्योरी की खास बात है। सर, हैज मोदी ऑफर्ड मेडिटेशन टू ट्रम्प? व्हाई शुड मोदी ऑफर? मैं समझा नहीं बड़े भाई, ये क्यों? मतलब आपको क्यों लगता है कि मोदी जी को मीडिएशन ऑफर करना चाहिए? वो काहे को करेंगे भाई? यू नो, आई रियली डोंट नो। मीडिएशन इज समथिंग दैट समबडी आस्क्स यू टू डू। ये नहीं कि आप अपनी गर्दन आगे कर देते हैं कि लो भाई साहब मैं करवाता हूँ, और फिर आप बाद में जूते खाएं, गाली खाएं। ऐसा नहीं होता। दूसरे लोग आपसे कहते हैं कि भाई साहब आप मीडिएट कर सकते हैं क्या, काइंडली हमारी मदद कीजिए, वो होता है मीडिएशन। ये तो पाकिस्तान करता है इस तरह का काम कि लो जी मैं बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। यू नो, इंडिया हैज लेड अ बिग गैस पाइपलाइन अप टू कश्मीर, यू कैन अंडरस्टैंड फर्दर। तो चलेगा ना, यू नो। इस तरह की बातें हैं मित्रों जो इस समय चल रही हैं, ये मेरा कहना है। अब देखिए कि क्या क्या हो। ओके, आइए। आई डोंट नो इसमें और बहुत कुछ क्या कहा जाता है। हाँ, जेफ क्यूरी साहब, लीजिए ये एक और नई बात सुन लीजिए। जेफ क्यूरी जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर हैं कैटल एनर्जी में, पाथवेज, वो कह रहे हैं इस समय कि अमेरिका में इस आने वाले समय में इस लड़ाई की वजह से हॉरिफिक ऑयल शॉर्टेज आने जा रही है। अमेरिका में बहुत जबरदस्त ऑयल शॉर्टेज आने जा रही है बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स वॉर। इट इज गोइंग टू बी अ रियल शॉर्टेज। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट सप्लाई डिसरप्शन द वर्ल्ड हैज एवर सीन, कह रहे हैं वो। फर्दर वो कहते हैं दिस इज ओके, दिस इज द बिगेस्ट डिसरप्शन ऑफ बोथ 1973 एंड 1979 कंबाइंड, मिला के जितनी बनती है वो है। The physical market is really going to bite sometime in the next couple of weeks. अगले 2 हफ्ते में ही, अगर लड़ाई बंद नहीं हो रही। एंड व्हेन वी लुक एट द कंज्यूमर, यू गो बैक टू 70s वाली हालत होगी कंज्यूमर की अमेरिका में। जरा सोचिए, जबकि इनके पास वेनेजुएला का भी तेल है, तो ये ईरान का भी तेल मार रहे हैं, तो इराक का भी तेल मारने के चक्कर में है, तेल ही बन गए तेल मारते मारते, और उसके बाद में भी तेल की कमी पड़ रही है। ओके, फिर आप देखिएगा कि जो कह रहे हैं कि पीपल वर बिल्डिंग फ्यूल टैंक्स इन देयर बैकयार्ड्स टू बी एबल टू सप्लाई टू देयर ऑटोमोबाइल्स। ओके, सो दिस इज होर्डिंग डायनेमिक ऑलरेडी अंडरवे। वो कह रहे हैं ऑलरेडी लोग अपने बैकयार्ड में उन्होंने टंकियां बना रखी हैं जिसके अंदर ऑयल बचा रहे हैं कि उनकी कारें चलती रहें। एंड डोंट फॉरगेट, अमेरिकन कार्स आर बेसिकली ऑयल ईटर। They are all oil eater. Absolutely, Steve. You're absolutely right. Trump needs oil. I'm telling you, you should not have actually any oil in your hair also. Otherwise, he'll come on your hair. ये क्या है? Texas refinery hit by धुरंधर of Iran. Okay. Is there a possibility of connectivity with Central Asia? भाई सागर भाई, वो तो देखा जाएगा जब जीबी तुम्हारे पास आएगा। बिना जीबी के तो नहीं कर पाओगे। Sir, Trump was claiming the same. We should do the same with Trump. But what was Trump claiming and what should we do with the Trump? अच्छा, वो मीडिएशन के लिए कह रहे हो आप, वो जो कश्मीर वाला मीडिएशन की बात आप कर रहे हो। ओके, हाँ, सारा खेल ऑयल ही है। एब्सोल्युटली स्टीव, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यू नो सर, ट्रम्प ने, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं आपको जरा सुना देता हूँ कि तेल को लेकर ये जो स्टीव क्यूरी हैं ये क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले इट फॉर यू सो दैट यू कैन रियली बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। यू नो, वी आर मेन, इट इज आवर ड्यूटी टू फाइट यूएसए। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी मर्दानगी दिखाई भाइयों ने, हैं? There we go. It's going to be real shortage. Again, we're talking the biggest supply disruption the world's ever seen. I'm going to even quote Fatih Barol, who said, he's the head of the IEA, who said this is the biggest disruption of both 73 and 79 combined. So he himself says this thing's really big. You can't expect that this is not going to have a physical impact. The physical market is really going to bite sometime in the next couple of weeks. I mean, the reason why China is protected right now, they've been hoarding for years, built up a huge stockpile in anticipation for an event like this. And that's what the SPR was created for, but we drew it down in 2022. And so when we look at consumers, I mean, you go back to the 70s, people were building fuel tanks in their backyards to be able to supply their automobiles. So
this hoarding dynamic, it's underway. It's going to सो बेसिकली एक होर्डिंग डायनेमिक्स ऑलरेडी चल रही है अमेरिका में, जिसके चलते हम लोग घर में आप पानी की टंकी बनाते हैं ताकि पौधों को पानी दे पाए। इन भाइयों ने बना रखी है पेट्रोल के लिए, पेट्रोल भरते रहो उसमें ताकि गाड़ियों में भरा जाए उससे लेकर। दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। शुभम क्या करें? डू यू थिंक द मरीन स्ट्रेटजी विल वर्क ऑन बैकफायर? आई थिंक इट्स गोइंग टू बैकफायर शुभम। इट इज गोइंग टू बैकफायर वेरी वेरी बैडली। मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, एक मुल्क जिसमें 90 मिलियन लोग रहते हों, 90 मिलियन, एक्चुअली 93 मिलियन, मुझे एक बात बताइए कि उसको ये 2000 4000 इनफैक्ट जो टोटल नंबर मरीन्स का बन रहा है यहाँ पर, इट इज गोइंग टू बी बिल्ट अप ऑफ अबाउट 5000। how are 5000 people going to be able to have or capture the all oil fields or gas fields? कैसे करेंगे? पार्स का जो गैस फील्ड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, उसको ये 5000 आदमियों के साथ में अगर मान लीजिए कि कैप्चर भी कर लेते हैं। अब लेट्स प्रिज्यूम कि उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। टेल मी, अगर ये यहाँ से मिडिल ईस्ट जाने वाली, लेट्स से सऊदी अरब जाने वाली, कतर जाने वाली मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या ये विद इन ईरान गैस के उस इलाके में जहां इनके लोग खड़े हुए होंगे, कोई मिसाइल आएगी तो ये उसको रोक लेंगे? कैसे रोक लेंगे? टेल मी। डू यू नो व्हाट? दिस मैन इज अ जोक, ट्रम्प। यू नो व्हाट ही इज टेलिंग अस टुडे? वो कह रहा है कि आज टुडे 101 मिसाइल्स मारी गई हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन पर, और वो प्राउडली क्या बता रहा है? देखो हमारी मिलिट्री का कमाल, हमने एक एक जो मिसाइल थी 101 मिसाइल्स को हमने समुद्र में गिरा दिया है। अब आई डू नॉट नो वेदर दे वर 101 and what the number was, because I don't think there is any air defense system in the world that can actually target 101 missiles at one go. नहीं हो सकता, possible नहीं है। But Trump is boasting, he's blabbering, and in that blabbering, I think he's lying. एंड जरा सोचो, ये सब करते हुए वो कर क्या रहा है? वो अपनी मिलिट्री, अपनी मरीन्स, अपने उन सेलर्स या नेविक जो नेवल फोर्सेस हैं, आप जरा सोचिए उनकी जिंदगी कैसे वो खतरे में डाल रहा है। He is basically putting their life into danger and laughing about it. That look, my people are basically saving themselves, saving the seas by putting down these missiles. If one of them fell in there in the Abraham Lincoln thing, the whole place would have gone. But he's cool. He's laughing about it. Steve is saying grounds, it's only a dream for USA. There are lots of islands where Iranians have hidden missiles, and Iran geography is filled with rocky mountains. Very, very true. Steve, I'm very proud of you that you said it. Basically, ये जो terrain है, and not only terrain, ये जो इस किस्म का warfare है, they are doing it for last 30 years, my brother. They're doing it for last 30 years. Americans are not used to it. They are not in a guerrilla warfare. They cannot handle a guerrilla warfare. Afghanistan stands approved for that. And then boots on the ground will be a big failure, sir. Everyone knows that. Absolutely. I think everyone knows that. You're absolutely right. I answered it only because the gentleman asked me. But I'm pretty sure this strategy is going to fail. This strategy is not only going to fail, this strategy is going to backfire. America will be having a lot of body bags if they do it. But problem जानते हो क्या है? Steve, the real problem is something else. The real problem is he is not getting a way out. He doesn't know how he can boast and yet go out. He wants to go out. He wants an exit plan. He wants an exit plan wherein he can claim victory. Not possible. Who will allow you that? Who will allow you that pleasure कि आप किसी मुल्क को बर्बाद कर दें and then you go with the pride of having attained the victory? Sorry, boss. Nobody's going to do that. Sir, Marines may get treatment like chickens to party in the Iranians. Yeah, absolutely. Vansh Sharma ji, hi. Vansh Verma ji, sorry. And Shubham Kare, will Trump use that as an excuse and will use tactical nukes on Iran, as he has already hinted that in press conference with Japanese president? The Shubham, I don't think, मैं आपको फिर कह रहा हूं, I don't think
they'll do it. But somebody else, and who is that somebody? Israel. I think Israel कैन प्ले दैट काइंड ऑफ गेम. अब उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आप जो सऊदी अरब में मस्जिद अल-अक़सा है, आप वहाँ पे अटैक करवा दीजिए और फिर ये आप कहिए कि ओहो! देखो जी इतने होली प्लेस पे अटैक हो गया, ईरान ने किया है. जब तक आप ईरान का शोर मचाएँगे, बदले में ईरान पे हमला करेंगे. सॉरी टैक्टिकल न्यूक्स यूज़ करेंगे और जब तक रियलिटी बाहर आएगी, ज़ाहिर है उसका असर हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा कहानी सारी. सो या फॉर दैट मैटर आप देख लीजिए जो मॉस्क है अल-अक़सा, अगर वो मॉस्क अल-अक़सा पर कोई इस तरह का हमला हो जाता है, उसपे इज़राइल जो है वो जाके इज़राइल ने मारा, चलो अब इज़राइल पे चढ़ाई करो और सारी दुनिया जाके इज़राइल पे सॉरी क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, ईरान ने हमला किया इसको अल-अक़सा पे, इसलिए ईरान को मारो अब सारे और सब लोग जाके ईरान को मारने के लिए खड़े हो जाएँ. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. You know, there can be a false flag operation that can trigger this kind of situation, and you can be rest assured that Israel is in position to do that kind of a game. It's very much possible. So ये वो सिनेरियो है जहां पर मुझे लगता है और मुझे लगता है कि शायद इनके पास और कोई डिग्निफाइड ऑप्शन बचेगा नहीं, बिकॉज जो कुछ ईरान मांग रहा है, आई डोंट थिंक अमेरिका हैज दैट काइंड ऑफ मनी टू एक्चुअली पे दैट. दे आर आस्किंग फॉर वॉर. दे आर आस्किंग कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग कि मिडिल ईस्ट से तुम भाग जाओ. all air bases or all military bases of America from Middle East should be removed. Then what they asking is कि आप 100 बिलियन पे कीजिए, 100 बिलियन $US पे कीजिए इस रिपेट्रिएशन, ये जो उनका नुकसान हुआ उसको पूरा करने के लिए. दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. इट्स दीज आर नॉट द टर्म्स जो अमेरिका मानेगा या इजराइल मानेगा. और फिर वो ये कह रहे हैं कि आप फ्यूचर के लिए इन राइटिंग इंटरनेशनल गारंटीज दीजिए कि आप फ्यूचर में हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं करेंगे. इस तरह के गेम चल रहे हैं. सो आई एम नॉट वेरी श्योर दैट्स गोना. अब देखो, अब वो कह रहे हैं मार्को रूबियो. अब अभी तक बात हो रही थी ना जेरेड केशनर की, कि जेरेड केशनर और स्टीव विटकॉफ जाएंगे. अब क्या कह रहा है ट्रम्प? अब कह रहा है नहीं 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 नहीं, दे आर गोइंग टू डू अलोंग विद मार्को रूबियो एंड जेडी वेंस. अब वो उस पे आ गया. इट्स क्रेजी सिनेरियो. नोबडी नोज व्हाट इज कमिंग टुमारो, है ना. एंड प्रेजेंट वाला किस्सा मैंने आपको बता ही दिया. ओके. और अब वो क्या कह रहा है? हाँ, अब वो कह रहा है कि मैं तो लड़ाई बंद करने जा रहा हूँ. जरा सुनिए दोस्त, ये अब जो पीट हेक्सेट है, जो उनका सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, पीट हेक्सेट, और दूसरा कौन सा था वो कलाकार, डैन केन जो इनका जनरल डैन केन है. क्या कह रहा है ट्रम्प? कह रहा है पीट हेक्सेट और डैन केन को ये बात पसंद नहीं आएगी. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स वो इनको स्पॉट पे डाल रहा है कि बेसिकली जो लड़ाई चल रही है वो इनकी मर्जी से चल रही है. डैन केन एंड पीट हेक्सेट. ही सेज Pete Hegseth and General Kane were disappointed that Iran war is going to be settled. They go, they कहते हैं, they go, oh that's too bad. Pete didn't want it to be settled. पीट हेक्सेट की बात कर रहा है. पीट डिडंट वांट टू बी सेटल्ड. सो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो तमाम लड़ाई है उसके कंटिन्यू होने में स्टीव हेक्सेट का हाथ है. ये वो कह रहा है ना. ये अब आप सोचो क्या कर रहा है? मैंने 15 पॉइंट का एग्रीमेंट बना लिया है ईरान के साथ में पीस करने के लिए. तो जो दूसरा जर्नलिस्ट है वो कह रहा है कि अच्छा बताओ 15 पॉइंट में क्या है. तो वो खाली 3 पॉइंट्स की उसने बात की है और 3 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाया है. तो भाई मतलब कुछ है ही नहीं तो कहां से बात करेगा ना. एमी बकवास कर रहा है बिना बात की. और फिर पीट हेक्सेट क्या कहता है बदले में? जरा लीजिए मैं आपको दिखाता हूं. पीट हेक्सेट साहब जो कहते हैं वो तो आपको सुनना भारी पड़ जाएगा. वो कहता है वी नेगोशिएट विद बॉम्ब्स. वी नेगोशिएट विद बॉम्ब्स. स्टीव क्या कह रहे हैं? स्टीव कुछ कह रहे हैं. स्टीव का मैसेज क्या ये रहा. हाँ, वी आर विनिंग टू मच, डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, वी आर विनिंग अगेन एंड अगेन. ओके. Iran can assemble 10 nukes within 15 days. They already have a system to deliver at a large distance, including submarines, to hit on US land. पता नहीं कैसे यार, वो साला पागल ही है. अच्छा जरा लीजिए, जरा सुनिए पीट हेक्सेट क्या कह रहा है कि वी नेगोशिएट विद बॉम्ब्स. जरा सुने. Viciously as possible from moment one.
And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. Oppose with and destroy. ये हालत है। सो अच्छा, ये हमने कर लिया, ईरान का आपका कमेंट था। सो मित्रों, इस तरह की जब ये जो रिजीम है अमेरिका में इस समय, मैं रिजीम इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसको गवर्नमेंट कहने का मेरा मन नहीं करता, है ना? और लीजिए, हाँ, क्या बात है। इसी समय जब ये सब कुछ चल रहा है, तो जरा सुन लीजिए ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। क्रिमिनल्स ने ऑलरेडी गाड़ियों में से, कारों में से पेट्रोल चोरी करना शुरू कर दिया है। आपको दिखा भी रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शो इट एज वेल, है ना? वो कह रहे हैं कि चोरी और सड़कों पर से पेट्रोल चोरी करना शुरू कर दिया है कारों में से। 164 पेट्रोल स्टेशन अक्रॉस स्टेट आर विदाउट डीजल। ऑस्ट्रेलिया में इस समय पर 164 पेट्रोल स्टेशन पे कोई डीजल मिल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला ऐसा कंट्री बनेगा जो पूरी तरह से क्योस में जाएगा बिना पेट्रोल के। ओके, ड्यू टू मिडिल ईस्ट क्राइसिस। जाहिर है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट क्राइसिस। सो ये है सीन। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसका प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, है ना? फ्यूल शॉर्टेजेस है यहाँ पर, राशनिंग चल रही है, एंड जो क्राइम है, सड़कों पर जो क्राइम है ऑस्ट्रेलिया में, वो सब का सब बढ़ गया है। मुलाहिजा फरमाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ क्या चल रहा है। जरा मुलाहिजा करें। Heartless criminals have started siphoning petrol out of cars parked on the street as the crime wave from the fuel crisis gets worse by the day. Now, the price of fruit and veggies across Sydney is skyrocketing as grocers try to cover their ballooning costs. At the fruit and veg shop, the rising price of petrol leaving supply far from apples. Rather than coming daily to the market, it's only coming maybe twice a week. Pushing up prices, the worst produce transported from interstate, like broccoli and fennel. Probably about 25% to 30% increases so far. Impacting small business, food producer Elizabeth Hewson sources her ingredients interstate. How long can I ride this out? And you don't really want to make a drastic change like increase the price straight away. Today, 51 petrol stations across the state have run dry, 164 without diesel, but fuel still being bought in bulk. This at a Western Sydney server. If demand management procedures are required, that might be rationing, but firmly of the belief that it should be a nationally consistent approach. Petrol thieves in Victoria targeting parked cars, prizing open fuel caps, siphoning tanks. Shoppers adjusting their habits. Retailers. जी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत चल रही है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है ऑस्ट्रेलिया इस समय जो आपके सामने है, यू नो। ओके जी, जय जगन्नाथ सुखिया जी। मित्रों, और इसके अलावा अब बेसिकली ट्रंप के पास, ही इज इन ट्रबल। ट्रंप के पास दरअसल यहाँ से जीतने का कोई रास्ता बचा नहीं है, और जो डेस्परेशन का लेवल है वो हर गुजरते दिन के साथ आप पाएंगे कि बढ़ता जाएगा। बेसिकली जो रियलिटी है वो ये कि ट्रंप जो है वो डेस्परेट सिचुएशन में है, एंड कोई भी यहाँ से ऐसा रास्ता नहीं है जो उनको एक पॉजिटिव शक्ल के साथ में बाहर निकाल पाए। मैं आपको आपने सबने नाम सुना होगा, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जॉन मैर्सहाइमर। इस बारे में आपको एक 3 मिनट का उनका क्लिप है, जरा देख लें, आपको आनंद आएगा। जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस लड़ाई के बारे में और ट्रंप की पोजीशन के बारे में। Well, he definitely is making this up. There's no question about that. And I understand the market's argument, and I'm sure there's some truth in that. But I think more importantly, he just didn't want to have to attack Iran on Monday night. This would have led to catastrophe. Because what Iran was talking about doing was basically destroying the Gulf states. Very important to understand that. The Iranians said that if the United States and Israel attacked their energy infrastructure, they would retaliate not only by going after energy infrastructure in the Gulf states, but they go after the desalination plants as well. They would have wrecked these societies. It would have been catastrophic. And furthermore, the consequences for the international economy would have been disastrous. So President Trump would have been
in my opinion, out of his mind to start a war on Iran's energy infrastructure on Monday night. And I think that's why he changed the rhetoric. And let's hope at the end of 5 days, he has the same basic attitude. So, आप समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है. Sir, Trump will have the same fate as the German dictator. पता नहीं. Pankaj Sharma says that Australia has 2 crore metric oil reserves. अब आपके सामने मैं तो आपको सच्चाई दिखा दी भाई. अब पंकज शर्मा कौन है और पंकज शर्मा क्या कहते हैं, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम. ऑनेस्टली महाराज भाई, यू नो मैं आई एम नॉट वेरी कीन टू नो व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. मेरा सीरियसली कहना है, आप फैक्ट्स देखिए, कौन कह रहा है इज नॉट एटलीस्ट नॉट माय प्रॉब्लम. I just don't know who this Pankaj Sharma is, whoever he might be, but जो फैक्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया है. आपके सामने देख लिया आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है. सो कौन वो कितना रिजर्व बता रहा है, कौन क्या कह रहा है, what guarantees can give about it, you know, I'm nobody. दोस्तों, हाँ, पर इससे पहले कि यू नो मैं फिर मुझसे भूल जाऊं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने ना किया हो. द गोट सर्व्ड एट द व्हाइट हाउस डिनर डाइनिंग टेबल इज नाउ स्टमक शेयरिंग. नॉट रियली. वो तो जिन्होंने उनको गोट सर्व की है वो तो आराम से बैठे हुए इस समय अपना गाना गा रहे हैं कि हमारी डेफ्ट डिप्लोमेसी चल रही है. सो लेट्स सी हाउ डेफ्ट दैट डिप्लोमेसी इज, बिकॉज अल्टीमेटली यू नो कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग. सो वो पता लगेगा जब उसका रिजल्ट सामने आएगा तो पता लगेगा कि क्या है, तब पता लगेगा क्या टेस्ट आया यहाँ पे क्या नहीं, है ना. बट राइट नाउ तो खुशी से खाली इस बात की उनको कि भैया ईरान में ओके देखिए, आप सुन लीजिए असली मामला. जो खिलाड़ी है वो क्या कह रहा है. बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि इट इज नॉट यूएस डिसीजन, अमेरिका डिसीजन नहीं लेगा. इट्स नॉट यूएस डिसीजन व्हेन द वॉर एंड्स. अमेरिका क्या क्या बताएगा कि भाई कि यू नो नहीं. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड महाराज. मैं व्हाई शुड आई नो अबाउट हु इज पंकज शर्मा, डैम इट. डोंट डू दिस, यू नो. मेरा इंटरेस्ट नहीं है पंकज शर्मा में. सो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अमेरिका को कोई तुक नहीं बनता कि अमेरिका डिसाइड करेगा कि लड़ाई कब खत्म होगी कब नहीं होगी. ही सेज व्हेन द आईडीएफ सेज, जब आईडीएफ ये कहेगी, यानी जो इजरायली आर्मी है जब वो कहेगी, तब लड़ाई खत्म होगी. बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो वर्ल्ड स्टेज पे ये कह रहे हैं, बेसिकली वो ट्रंप को थप्पड़ मार रहे हैं पब्लिकली. लेट मी शो इट टू यू कि हाउ स्मॉल एंड हाउ पावरलेस ट्रंप इज, एंड दिस इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू. मैं आपसे जब बार बार ये कहता हूं कि मिडिल ईस्ट की अमेरिका की कोई पॉलिसी नहीं है. इट इज इजराइल्स पॉलिसी एंड इट इज अमेरिकाज जॉब टू डिफेंड इजराइल बाय ऑल मींस. सो देयर वी गो. लेट मी शो इट टू यू. आई होप इट इज इन. Oh, this is basically in Hebrew, so you won't get it. But this is what he has said in this statement. So I'll say just let it be there, you know. But इजराइल ने मना कर दिया है और इजराइल ने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई रोकेंगे. वो कह रहे हम तो लड़ेंगे भैया. उसको जो कहना है वो कहता रहे, you know, that is it. इसके अलावा देखिए, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर चैस फ्रीमैन क्या कह रहा है कि किसी भी लड़ाई की जो सक्सेस है उसको इस आपने एनिमी को कितना डैमेज किया है इससे नहीं पता लगता है. और ये वो कह रहे हैं कि जो हमने वियतनाम में किया था उससे लग रहा है हमने कुछ सीखा नहीं है. वो कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ग्लोबल पावर रही है, उस ग्लोबल पावर को इस समय पर अमेरिका खुद अपने हाथों से तबाह कर रहा है, you know, and I seriously believe in it. You can very well listen to what he's saying. Let me play it for you. Just see it. The United States, of course, in the military sense, has been greatly weakened, not only by the depletion of our munitions, but by the damage to our reputation. And here I want to say that one of the great mistakes of American popular military thought, maybe the product of video games and hubris combined, is to imagine that the success of war can be measured in terms of the damage inflicted on the enemy. How many buildings you blew up, how many ships you sank, how many this, that. But in fact, we're seeing a repeat of a
lesson we should have learned from Vietnam. Which is सो लेट्स ना, ये है वो किस्सा सारा। सो लेट अस सी हाउ इट इज। दोस्तों मैंने जनरली आपको बता दिया है कि किस तरह से ये लोग फेल हुए हैं। एक और है, देखिए, हाँ, ईरान ने अब ऑफिशियली, और लीजिए, ले आ गया जी, ईरान का भी आ गया। जो इस समय फ्रेंच टेलीविजन तेहरान में रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ईरान हैज ऑफिशियली रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल रिपेरेशंस फ्रॉम गल्फ स्टेट्स collectively estimated at $100 billion and an equivalent amount from United States as a condition for negotiations to end the war। यानी कि टोटल क्या बन रहा है, 200 बिलियन। आई डोंट नो आप में से कितने दोस्त साथ हैं मेरे, बट जस्ट इमेजिन करिए, ईरान की शर्त सुन लीजिए, कौन माई का लाल है जो भुगत सकता है इसको। वो कह रहा है लड़ाई खत्म करने के लिए नेगोशिएशन करनी है, अगर नेगोशिएशन, लड़ाई खत्म नहीं करनी, लड़ाई खत्म करने की नेगोशिएशन करने के लिए 200 बिलियन चाहिए। 100 बिलियन गल्फ स्टेट दे। अच्छा, उसका लॉजिक है, अगले का कहना है कि भाई तुम ही तो हो जिसने उनको बेसिस दिए हैं मेरे ऊपर हमला करने के लिए। तो अगर पड़ोसी अपने मकान को दे रहा है मेरे दुश्मन को, मुझे मारने के लिए, तो उस पड़ोसी के मकान को जाहिर है मैं तो फिर हिट करूंगा ना। तो वही कर रहा है ईरान। उसने कहा भाई या तो तुमने मेरे मकान में हमला करने के लिए उनको बेच दिया तो 100 बिलियन आप देंगे सारे के सारे मिलके। दैट मीन्स ये जो कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया जितने हैं, एरीन बहरीन, ये सब मिला के वो कह रहा भैया सब मिलके 100 बिलियन दो मुझे। यानी अगर 4 कंट्रीज हैं तो 25-25 बिलियन सारे निकालो, और फिर जो अमेरिका है वो अलग से 100 बिलियन दे, क्योंकि वो भी लड़ने आया है और इजराइल के साथ लड़ने आया है। आप मुझे बताइए, जो कुछ मैंने आपको इतनी देर से बता रहा हूं कि ये कह रहा है ट्रंप, ये कह रहा है ट्रंप, ये कह रहा है, आप मुझे बताइए उन तमाम ट्रंप की बातों को एक तरफ रखिए, और जो ये ईरान कह रहा है, जो कि शुरू से कह रहा है, ईरान ये बात पहले दिन से कह रहा है लड़ाई शुरू होने के, कि मैं आखिर में होगा तो मैं ये मांगूंगा, मांग रहा है वो आपसे। अब आप मुझे बताइए कि क्या हो इसका। वो सपना देख रहा है कि मैं ईरान के साथ मिलके, अयातुल्ला के साथ मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसे बनाऊंगा, 2 मिलियन लूंगा सबसे, वो ये कह रहा है ट्रंप। ये कह रहा है पहले तो बेटा 100 बिलियन तो दे। एंड नॉट टू फॉरगेट कि वो इसके साथ में ये भी कह रहा है कि जितना मेरा पैसा तुमने फ्रीज किया हुआ है सारे सैंक्शन हटाओ और मेरा पैसा डिफ्रीज करो। तो ईरान का तो बहुत सारा पैसा दबा हुआ है अमेरिका में, यूरोप में, वो सारा पैसा खुलता है अगर है सैंक्शन हटाने के लिए, तो ही ईरान को दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, वो सारा ले जाएगा। सैंक्शन हट गए तो उसके बाद बहुत सारा तेल है, दुनिया को बेचेगा, ऐसे अपने पैसे बनाएगा, इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। मगर ये जो 100 बिलियन वाला केस है, अगर ईरान इस पर आगे अटक जाता है तो इनके पास क्या चारा बचेगा सिवाय इसके कि अगर इनको लड़ाई से बचना है और अपना फेस सिविलाइज रखना है तो सिर्फ ये पैसे मारे वहां से, क्या कहते हैं उसको, न्यूक करें या कुछ इस तरह का करें। लेट मी जस्ट क्लियर, अमेरिका इज नॉट गिविंग मनी टू ईरान, इट विल गेट इट फ्रॉम द गल्फ। मतलब गल्फ से लेगा तो गल्फ वाले अपने कहां से देंगे? वो तो 100 बिलियन पहले गल्फ से मांग रहा है कि 100 बिलियन तुम दो और 100 बिलियन तुम दो। अब अगर आप ये कह रहे हो मुझसे महाराज कि जो गल्फ कंट्रीज 200 बिलियन दे देंगे, फॉरगेट इट, क्योंकि अगर यही 200 बिलियन देने की उनकी हैसियत होती तो वो जो न्योन स्टेट है, जो न्योन सिटी बना रहे हैं एमबीएस साहब, वो बंद थोड़ी होती, वो नहीं बंद होती ना। एंड सेकेंडली ये कि खुद गल्फ कंट्रीज के अंदर जो नुकसान किया है ईरान ने, उनको अपने चीज़ों को रीस्ट्रक्चर को रीअसेस करके उनको सबको बनाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो उनकी अपनी इकोनॉमी की भी तो कोई चाहत है, उसका क्या होगा। सो ओके, एंड शुभम कह रहे हैं कि बट यूएसए इज obligated to follow Israel, and neglecting Israel will damage the influence of USA in the Gulf, can create a way for Russia and China to take their place। वो ही नहीं केस तो होगा ना भैया, क्योंकि जो ईरान ने कर दिया है उससे तो बचाव का कोई रास्ता है ही नहीं। वो क्या है, जब उसने ये कह दिया कि पेट्रो डॉलर नहीं, पेट्रो युआन भैया, गल्फ ऑफ स्टेट से, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से वो जहाज गुजरेंगे जो पेमेंट युआन में करके आएंगे, युआन में तेल खरीदो, आराम से निकल जाओ। और प्लस अगर अमेरिका के या सऊदी या गल्फ कंट्रीज के जहाज हैं या उनसे जुड़े हुए हैं तो 2-2 बिलियन टॉल दो हर जहाज का। ये है वो खेल।
सो जो आप कह रहे हैं इसका एक और मतलब भी तो है ना ये। रशिया और चाइना तो बाद में आएंगे, पर पहले तो ये इतने पैसे कौन लाएगा, ये तो मतलब ही नहीं होता ना। ये 200 बिलियन की बात आ गई वहां पे। अब 200 बिलियन कौन ला के देगा इनको, कौन कैसे दे देगा, अभी तो जो 100 बिलियन की, सॉरी वो कितना, हाँ हाँ 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसने की थी ना, कितना 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो प्लान की थी वही खत्म हो गई है। फ्रॉम हियर ऑन अमेरिका एंड इजराइल्स पॉलिसीज टुवर्ड्स वेस्ट एशिया विल बी सीन टू बी डिफरेंट, नाउ द टाइम इज कमिंग। पर भाई मेरे, उससे पहले तो ये तय होना है ना कि वेस्ट एशिया की शेप क्या होगी। पहले तो ये तय हो जाए ना, पहले तो ये तय हो जाए कि ये लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। ये तमाम लोग, यानी कि जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, ये लोग इस लड़ाई से बाहर कैसे निकलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है ना। और एज इट इज अगर इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया और भाग गए यहाँ से, गल्फ स्टेट को मरने के लिए छोड़ दिया, तो गल्फ स्टेट तो कहीं के नहीं रहे ना, क्योंकि गल्फ स्टेट की जो गर्दन की जो जो नस है वो तो ईरान की पकड़ में आ गई कि भैया इनका वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जो है खत्म करो। ये अपने आप भूखे वाले प्यासे वाले मर जाएंगे वहां पे, इनकी बस का ही नहीं है 1 हफ्ते से ज्यादा वहां रुकना, हफ्ता 10 दिन से ज्यादा। और वो हफ्ता 10 दिन वहां रुकेंगे या वो हफ्ता 10 दिन में अपनी पैकिंग करेंगे और भागेंगे वहां से, इज अनदर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं दोस्तों जो आने वाले दिनों में इस खत्ते की, इस रीजन की तमाम पॉलिटिक्स को बदलने जा रहे हैं। और सैडली स्पीकिंग इसमें से वो आदमी जिसका मुंह काला होकर सबसे ज्यादा निकलेगा वो है अपना अमेरिका। दिस इज हाउ इट इज, ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। यस, ये बात जो आ रही है वो ये कि जेडी वेंस जो है वो शायद अमेरिका के लिए निकले हैं, ये खबर आ रही है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि भाई जेडी वेंस से बात होगी, लेकिन ईरान से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। बिल्कुल, ईरान से कोई खबर नहीं आई है। सो लेट्स सी कि वेयर इट लैंड्स अप। अभी तक तो अच्छा, Trump has understood that Netanyahu has trapped him in this war and with Iran, and now he is trying to hard to get out of it. बिल्कुल। So ये नहीं मालूम है, ये अभी तक नहीं मालूम है। मैंने कहा ना, ईरान की साइड से अभी तक चुप्पी है, किसी ने ये नहीं कहा है कि कोई आएगा या नहीं आएगा या कौन आएगा। बट अभी ये बस गाना ही चल रहा है। Trump was bluffing, they called his bluff and he backed down, and now you can say he is doing this to smooth markets. Basically आपने एक चीज नोटिस की है क्या, ये जो ये क्या है, आसिम मलिक जी क्या कह रहे हैं, आसिम मलिक साहब कह रहे हैं Israel's backbone was in GCC and Iran has destroyed Israel's finances by attacking the UAE and Qatar. I agree with you boss Asim, ये बात बिल्कुल ठीक है। Iran has actually hit them pretty hard that they could not imagine. So I agree with you. I'm thinking about the situation after the war. Iran will not talk this time. They should not. Ideally, Asim bhai, I don't think Iran should talk. Iran is having 6 conditions exactly. बिल्कुल, आप मेरी बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। And after all the conditions agreed by Trump, the Iran will talk. Yes, you are right, Asim मलिक जी, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि जेडी वेंस इस समय निकल चुके हैं अमेरिका से। व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया है उनकी निकासी को। मजे की बात क्या होगी, जरा सोचिए कि ईरान का कोई आदमी इस्लामाबाद पहुंचे ही नहीं बात करने के लिए, फिर क्या होगा। असली गेम तो तब बनेगी ना कि वहां से वाइस प्रेसिडेंट आ जाए इस्लामाबाद बात करने के लिए और यहाँ कोई हो ही ना, ईरान से कोई आई ना, तब क्या होगा। बिकॉज एक बात मैं जानता हूं दोस्त, ये जो ईरान की जो शर्त है, आई डोंट थिंक इनकी औकात है अमेरिका वालों की कि वो दे पाए। और जो ईरान ने मास्टर क्लास खेली है, जो शतरंज का सबसे बढ़िया चाल चली है उसने, वो मैं बताता हूँ, वो उसने चली है जो पेट्रो युआन वाली चली है। आई मीन I am in love with that move. Iran has played the best game. In fact, मैं तो ये कहता हूँ आसिम मलिक साहब कि ईरान खेला है शतरंज, अमेरिका खेल रहा है लूडो। अमेरिका को उस खेल का पता ही नहीं लग रहा है जो ईरान ने कर दिया उनके साथ में। ईरान ने जो हर्ट किया है अमेरिका को, यहां से नए रास्ते खुलेंगे
तमाम दूसरे मुल्कों के कि भाई आप दूसरी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करें, ये जो डिपेंडेंसी आपने अपने सिर पे पाल रखी है डॉलर की, गेट आउट ऑफ इट। एंड बिलीव यू मी आसिम भाई, बिलीव यू मी, इसी में अमेरिका की दुखती रग है। So, Islamabad meeting Pakistan, Turkey will be there. Turkey will be there. Iran is not coming to Pakistan. If Iran is not coming to Pakistan, what role will Turkey play? And on who is Turkey representing in that case? Turkey can think about whatever, but question is, what role has Turkey got to do here? Nothing. Nothing. What if Saudi and USA? हाँ जी, बिल्कुल। And then if Saudi and USA put pressure on Pakistan to join the war, attack Iran, what do you think of the scenario? Pakistan is free to do what it wants. अफगानिस्तान ऑलरेडी वहां पे पुश कर रहा है, BLA एक्टिव है, TTP ने ऑलरेडी फतवे इशू कर रखे हैं, वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। अगर आप ईरान से भी दुश्मनी लेना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर देखिए क्या गेम होता है। Iran has trapped America for the long term, and the longer this war continues, the more Iran will benefit. Yes, I agree. I agree. Before the war, Iran was leaking 1.2 billion gallons of oil. Now it is leaking 1 billion daily. बिल्कुल ठीक बात है। This is wonderful. I mean, honestly, I am so happy for Iran because it has played the game perfectly. You know, I have studied with them in Germany. मेरा हमेशा से मानना था कि they are one of the best intellectuals and diplomacy में उनका कोई जवाब नहीं होता है। And I'm happy कि उन्होंने मेरी judgment को, मेरी assessment को सही साबित किया है। Before the war, Iran was selling for less than $40 per barrel. Now it is selling for 110. क्या बात है? Wow. No. So this is how it is, दोस्तों। So मित्रों, मेरा ये कहना है कि ये अच्छा, और मजे की बात क्या है, आप ये देखिए असीम भाई कि इस सारे में असली जो फंसाने का खेल किया है वो तो रशिया और ईरान, रशिया और चाइना ने भी किया है ना। भाई अमेरिका अपने बॉर्डर से दूर, बड़ा शौक है ना इनको बॉर्डर से दूर लड़ाई लड़ने का, तो लो बेटा बॉर्डर से दूर लड़ो और यहाँ आके जरा फंसो और फिर देखो क्या खेल होता है। तो अभी जो IDF की खबरें आ रही हैं कि इन्होंने कल कुछ ड्रोन कंसाइनमेंट जो रशिया से आ रही थी उनको हिट करने की कोशिश की है। अब ये मुझे लगता है कि रियल ब्रीच है। अगर इन्होंने सऊदी कहीं रशियन शिप्स को इन्होंने हिट करने की कोशिश की तो गेम कहाँ जाएगा, फिर कोई देखने वाला नहीं होगा। I don't think that's actually a viable option. So I just hope कि Iran does not commit that, Israel does not commit that mistake. अगर वो मिस्टेक करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। I don't know. फिर बात कहाँ जाएगी? All right. Iran will now easily impose taxes on, और yes, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि 2 मिलियन हर एक जहाज का, जो अमेरिका या अमेरिका के किसी सपोर्टर का जहाज निकलेगा 2 मिलियन देगा। बड़ी सीधी सी बात है। एंड बाय द वे, आई थिंक दे हैव एवरी राइट टू मोनेटाइज। अगर सुएज कनाल को अमेरिका अपने लिए मोनेटाइज कर सकता है, देन व्हाई हार्मुज को ईरान अपने लिए करे? They should have a right on that. Why not? America is not asking Iran to sell oil, but Iran has said, I don't have oil. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हमारा तो सारा माल ही बिक गया। By the way, आज ही मुझे पता लगा है कि रिलायंस ने एक बहुत बड़ा चंक जो है ईरान का ले लिया है, वो हमारी तरफ आ रहा है, इंडिया की तरफ आ रहा है वो। सो रिलायंस ने खरीदा है उसको। सो ठीक है, दिस हाउ इट इज। ये यही सच है जीवन का जिंदगी का, तो वो हो रहा है अपने सामने। वी आर लिविंग, यू नो, स्टीव करेक्शन सर, 2.2 मिलियन बैरल पर डे। ओके, सो whatever, but बॉस एक बात सही है, जस्ट मेक वन मिस्टेक ऑन द रशियन टैंक। हाँ महाराज, मैं वही कह रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है वहां पे। इट्स फनी सिनेरियो, इट्स अ वेरी फनी सिनेरियो। इनफैक्ट कुछ जो इनकी भी चीजें आ रही हैं चाइना की साइड से, उनको अमेरिकन से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिस एंटायर वॉर वाज प्लान टुगेदर बाय रशिया एंड चाइना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। ईरान नवंबर, एंड इट इज गोइंग टू बी एज पर प्लान। बिल्कुल सही। एंड दिस टाइम द डॉलर फॉर्च्यून विल एंड। व्हाट अ रिलीफ,
I mean, I'm happy to hear, and this is what I was waiting for. I knew it is coming this way, and good to hear you, Asim bhai. Good to see you. अच्छा लगा मुझे सुन के आपकी बात को, because this is exactly what I feel. Every word you have written is also my thing. This is what I believe in. डॉलर का फॉर्चून जाएगा नहीं, तो आप ये याद रखो आसिम भाई, दुनिया की इकोनॉमी चलेगी नहीं। जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, ये तभी इनकी इकोनॉमीज ग्रो कर पाएंगी जब वो इस डॉलर के चक्कर से बाहर निकलेंगी। आज यूक्रेन ने रशियन ऑयल डिपो पर अटैक किया है बाय अमेरिकन मिसाइल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ये यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन आई थिंक सूनर और लेटर, मेरे बड़े अच्छे बहुत सारे दोस्त हैं यूरोप में जहां मैं पढ़ाई की। सो आई सिंपली होप कि इनकी आंखें खुले और ये यूक्रेन से अपनी जान छुड़ाएं, बिकॉज यूक्रेन विल कॉज डिमाइस ऑफ यूरोप। अगर ये चिपके रहेंगे यूक्रेन के साथ में, यूरोप विल सीज टू एग्जिस्ट। ये अननेसेसरीली दुश्मनी मोल ले रहे हैं रशिया से, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सो एंड यूक्रेन कोई दूध का धुला नहीं है। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी अमेरिका वैसे ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि उसके लिए जो ईरान में हुआ है 79 में, उसके लिए भी ये अमेरिका ही रिस्पॉन्सिबल था। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि हैड दे नॉट डन व्हाट दे डिड इन 1953, ना वहां पे शाह को जबरदस्ती लाके बैठाते, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने वहां जाके रिजीम चेंज किया, 79 का क्लेश हुआ और आज हम सब उसको भुगत रहे हैं यहाँ पे। India has the weakest and most bullshit role in this entire war. अच्छा, especially Modi, this has damaged the Indian image. Boss, ये आसिम भाई यहाँ पे मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। इसमें हमारा कोई रोल था ना है, ना कुछ, ना अपन का कोई रोल। वी आर वर्किंग फॉर आवर इंटरेस्ट। आप हमको बनिया कहिए, आप हमको जो मर्जी कहिए, पर वी आर सेफ गार्डिंग आवर इंटरेस्ट एंड दैट इज वेयर इट एंड्स। Agnipath, you are an Indian, and if you are very much against USA, Israel, is it not hypocrisy? भाई मैं खाली अपने मुल्क के साथ हूँ, एक बात, और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ अपने मुल्क के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। रही बात अमेरिका और इजराइल की, एक स्टेज आती है दोस्त कि आप दोस्त को दोस्त भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि दोस्त आप गलत कर रहे हो। मेरा मानना यह है और ये मेरी पर्सनल राय है कि जो इजराइल ने किया है इस समय पर, ये गलत किया है। बड़ी सीधी सी बात है। इसको कोई हिपोक्रेसी जिसके लिए हो, वो जो स्टेट की पॉलिसी हो सकती है। मैं एज ए सिटीजन अपनी राय रखता हूं और मैं डेमोक्रेसी में जीता हूं। आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, आई हैव माई ओपिनियन एंड आई एक्सप्रेस इट फ्रीली। व्हाट यू थिंक अबाउट इज नॉट माई कंसर्न। Because of Iran supporters, Iranian supporters, India get the LPG and oil. हाँ ठीक है, बट आपको ये भी तो नहीं मालूम ना कि हमारे और ईरान के बीच में क्या चल रहा है। ये भी तो नहीं पता ना आपको, है क्या नहीं? सो वो सब तो है ही। No sir, Modi did not see India's interest when we went to Israel. Sorry boss, you do not know about it. आसिम भाई, आपको नहीं पता कि हमारे और उनके बीच में क्या है किस्सा। so bear it in mind. मैं इजराइल को गलत कह रहा हूँ ईरान पर अटैक करने की बात पे, वहां ये बात बिल्कुल ठीक है, बट इजराइल और हमारे बीच में क्या चल रहा है इज नॉट नोन टू मेनी। So let's not jump to a judgment where you are not aware of things. Modi went to Israel to please his voters. No way. It doesn't matter. भाई क्या बात कर रहे हैं? This is Asim bhai, this is where ignorance comes into it. But you have your opinion. I respect that. One day before the war, इससे क्या फर्क पड़ा भाई? Even if we knew, do you think we could interfere? हमारे अपने, आपको मालूम है उससे पहले क्या हुआ है? आपको मालूम है असीम भाई? 6 महीने पहले से प्लानिंग थी, नेतन्याहू को पर्टिकुलर डेट्स में यहाँ आना था, कुछ एग्रीमेंट साइन होने थे जो डिफेंस रिलेटेड थे, प्रोडक्शन रिलेटेड थे। आपको मालूम है वो साइन हुए? नहीं हुए। उसी टाइम पे इनका मिडिल ईस्ट का प्रोसेस सारी लड़ाई चल रही थी। नेतन्याहू कुड नॉट कम। उससे पहले जब उसको आना था, लाल किले पे ब्लास्ट हो गया था, हमारे कुछ दोस्तों ने ब्लास्ट करवाया था, जो हमारे भी आसपास कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, है ना? तो एवरीथिंग इज ओपन नाउ। ओके, ईरान ऑफिशियल स्टेटमेंट इज दैट आई सेंट द शिप फॉर पब्लिक रीजन एंड नॉट फॉर गवर्नमेंट रीजन। तो what is public region, what is government region, means what is open in this case? There is no religion greater than the country. ठीक बात है, exactly. हाँ, जब
जब सबने दूर किया था, इंडिया ने ईरान में इन्वेस्ट किया, तो बिल्कुल ठीक बात है। सो डोंट लिव इन डिल्यूजन दैट इंडिया इज गिविंग अस एलपीजी बिकॉज ऑफ ईरानियन सपोर्टर्स। नहीं, बिल्कुल इसका उसका मतलब ही नहीं है। देयर इज सो मच, शुभम, देयर इज सो मच विच इज हैपनिंग। क्या नेतन्याहू वांटेड टू कम बट मोदी डिड नॉट वांट टू गो? व्हाट नॉनसेंस इज दैट? नहीं भाई, ये क्या मुसीबत है? क्या यार, आप लोग अजीब अजीब बातें करते हो भाई। जब आपने वो थे ना कोई महापुरुष जिन्होंने हमारे यहाँ लाल किला की ब्लास्ट करवाया था, जिस टाइम नेतन्याहू आना था, नहीं आ पाया। उसके बाद में मिडिल ईस्ट का प्रोसेस शुरू हो गया था। दोज एग्रीमेंट्स वर साइंड टू बी साइंड, इसीलिए वो छोटी सी ट्रिप प्लान की गई थी कि वो एग्रीमेंट्स हमारे साइन हो जाए, एंड दोज एग्रीमेंट्स आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड हियर नाउ। आपको मालूम है कि उसका हमारी कंट्री को कितना फायदा होने वाला है उन एग्रीमेंट्स का? यू हैव नो who told you, Asim Malik, that we have left it? You're talking nonsense. Do you know we are still operating it? Are you aware of it? We have not left Chabahar, bhai. Who told you this? We are very much there. Even on this day, we are there. Orders of Trump. This is typical nonsense that comes from Pakistan. There are people from Al Jazeera don't learn geopolitics from propaganda outlets. What are they saying? हाँ बिल्कुल, ये नॉनसेंस है यार। आई मीन क्या बकवास है ये? कमर चीमा जैसी बातें कर रहे हो आप मेरे से कि वो वहाँ चला गया, नेतन्याहू ने ये बात कर दी, मोदी ने ये बात कर दी। एजम्पशंस में मत जिया करो ना यार, एजम्पशंस मत जिया करो, ऐसे नहीं होता। जो बात सही है सही कहूंगा, गलत नहीं कहूंगा। यू डोंट नो वी ऑलरेडी लेफ्ट एंड इट्स ऑफिशियली। अरे भाई, आसिम मलिक कहीं नहीं। इट्स हु टोल्ड यू दिस? कहाँ मिलिट्री? जरा बताइए मुझे, गिव मी वन स्टेटमेंट। ये जो आप कह रहे हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, शो मी वन स्टेटमेंट। वी हैव नॉट लेफ्ट इट। नो, वी हैव नॉट लेफ्ट इट एट ऑल। इट्स वेरी मच देयर, बी वेरी मच देयर। कहीं भी अब भी बोलते रहोगे ना बाद में। अरे असीम भाई, कहीं नहीं हमने बोला, हमने कहीं नहीं छोड़ा है। वो वेरी मच, आप जाइए चेक करवाइए इसको। दे आर रीजंस व्हाई व्हेन इजराइल बॉम्ब्ड Chabahar, did they come towards that area where India was operating? No, they have not come. There are reasons behind it. भाई, जियोपॉलिटिक्स इतनी आसान भी नहीं होती है कि कुछ भी सोचते रहोगे। There are things happening. There were things adjusted already beforehand. कुछ नहीं होने वाला। We are not leaving Chabahar under any circumstances. End of the story. This I can tell you straight away. आज मेरे से आसिम अली भाई बात कर रहे हैं, इस चैनल पे मैं बैठा हूं, रोज आता हूं। अरे यार, इसके मायने क्या हुआ? हमारे सारे एम्प्लॉयज नहीं निकले और उसके तरीके हैं जिससे हमने उसको मैनेज किया है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, बट वी स्टिल मेंटेन आवर कब्जा ओवर देयर। वी आर वेरी मच देयर। वहां पे कौन ऑपरेट कर रहा है? डोंट आस्क मी क्वेश्चंस बिकॉज आई विल नॉट टेल यू, बट दैट थिंग इज वेरी मच देयर। वी आर नॉट लीविंग, वी विल नॉट लीव। ओके ओके, यू विल टेल मी। अरे भाई, मुझे कुछ, अगर मेरे पे कुछ ना होता तो मैं नहीं बोलता ना। एंगेजिंग विद यूएस रिगार्डिंग कंडीशनल सैंक्शंस, वो ठीक है, बट डिप्लोमेसी है, चलती रहती है। बट भाई मेरे, वो चलती रहेगी शुभम, वो चाह। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, under no circumstances we are leaving Chabahar. Under no circumstances. अमेरिका, नो अमेरिका। डिप्लोमेसी के खेल है, हम खेलते रहेंगे उनसे, कबड्डी खेलते रहेंगे, बट वी आर नॉट लिविंग Chabahar under any circumstances. End of the story. Forget it. Nobody should dream about it, bhai. Nobody from wherever. सो एनीवे दोस्तों, अब बहुत हो गई है रात, 1 घंटा 23 मिनट हो गया है। आप में से जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब ना किया हो, कर लीजिएगा चैनल को। अपन कल फिर मिलेंगे रात में, ऐसे ही देर रात को, लेकिन अदरवाइज रात को 10 बजे, रात को इंडिया टाइम 10 बजे मैं लाइव कर रहा होता हूँ। तब वहाँ और दोस्त भी आते हैं हमारे साथ बात करने के लिए, वहाँ भी आप आ सकते हैं, वरना लेट में ये वर्टिकल में तो हम लोग मिलते ही रहेंगे। आप में से जिन भी दोस्तों को कांटेक्ट करना हो, मान लीजिए, या बात करनी हो, तो ईमेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप वी कैन गेट इन टच। सी यू टुमारो। बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।